नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव पर फोकस। दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव। तैयारियों में जुटे सियासी दल। दावेदारों के चयन को लेकर बीजेपी कर रही मंथन। हरदा उपचुनाव मतदान के बाद कांग्रेस की जीत का किया दावा। कहा, सत्ताधारी दल में शराब जिहाद के बल पर लोगों को लुभाया तो कांग्रेस ने दिया एकजुटता का संदेश। गैरसैंण पर फिर गरमाई सियासत। हरक सिंह रावत ने सीएम धामी के गैरसैंण दौरे को बताया राजनीतिक स्टंट। अपनों पर भी साधा निशाना। और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत का बड़ा बयान। बीजेपी का दामन थामने के लिए हरक बेकरार। कांग्रेस में असहाय महसूस कर रहे हरक। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने अब निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन के लिए बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों से दावेदारों को लेकर फीडबैक लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि फीडबैक में मिले दावेदारों की शॉर्टलिस्ट करने के बाद सर्वे किया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी फाइनल होंगे। हमारे 19 के 19 जिलों के जिला अध्यक्ष, हमारे उस क्षेत्र के जिले के प्रभारी और हमारे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जो विधायक हैं जिनको हमने चुनाव लड़ाया था, ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं, तो इन सबके हम चर्चा कर रहे हैं। हर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के लिए व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से अभी तक कितने लोगों ने दावेदारी की है उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, वो नाम इंगित कर रहे हैं। और बाद में हम अपने प्रदेश की प्रयोक्षक टोली भेजने वाले हैं। वो प्रयोक्षक टोली भी हमारी निचले स्तर पर फिर मंडल के पदाधिकारियों से, प्रमुख वार्ड मेंबरों से, जो पूर्व के प्रत्याशी, उनसे बातचीत करने के बाद फिर एक समीक्षा तो चर्चा आएगी। और उसके बाद हम जो नाम पे पैनल के रूप में आएंगे, हम एक पब्लिक सर्वे कराएंगे। उत्तराखंड में 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। पंचायतें 28 नवंबर के बाद प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ साल भर से प्रशासकों के हवाले निकायों में चुनाव की अधिसूचना भी जल्द जारी हो सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस का अब केदारनाथ उपचुनाव के बाद निकाय चुनाव पर फोकस नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव के बाद राजनीतिक दलों का अब अगला फोकस निकाय चुनाव है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने आज निकायों से जुड़े प्रदेश भर के विधायकों, पदाधिकारियों के साथ देहरादून प्रदेश मुख्यालय में बैठक की, जिसमें दिन भर जिलेवार निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। पिछले निकाय चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 नगर निगम, 17 नगर पालिका और 21 नगर पंचायतों को जीतने में कामयाब रही थी। इस बार वो जीत के आंकड़े को और आगे ले जाना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बैठक में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के दावेदारों के नाम की सूची संबंधित जिलों के जिला अध्यक्षों से ली जा रही है। उन्होंने कहा कि सूची लेने के बाद पब्लिक सर्वे कराया जाएगा और बाद में प्रत्याशी का चयन होगा। देखिए, हमारे 19 के 19 जिलों के जिला अध्यक्ष, हमारे उस क्षेत्र के जिले के प्रभारी और हमारे उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जो विधायक हैं जिनको हमने चुनाव लड़ाया था, ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं, तो इन सबके हम चर्चा कर रहे हैं। हर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के लिए व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से अभी तक कितने लोगों ने दावेदारी की है उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, वो नाम इंगित कर रहे हैं। और बाद में हम अपने प्रदेश की प्रयोक्षक टोली भेजने वाले हैं। वो प्रयोक्षक टोली भी हमारी निचले स्तर पर फिर मंडल के पदाधिकारियों से, प्रमुख वार्ड मेंबरों से, जो पूर्व के प्रत्याशी, उनसे बातचीत करने के बाद फिर एक समीक्षा तो चर्चा आएगी। और उसके बाद हम जो नाम पे पैनल के रूप में आएंगे, हम एक पब्लिक सर्वे कराएंगे। और पब्लिक सर्वे के बाद फिर हम रिजर्वेशन के बाद कराएंगे। उत्तराखंड में अब नगर निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है, जिनमें 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका, 46 नगर पंचायत शामिल हैं। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल पिछले साल 1 दिसंबर को समाप्त हो चुका था। चुनाव न होने के कारण तब से निकायों में प्रशासक बैठाए गए हैं। कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से लगातार चुनाव को टाल रही है।
देखिए, कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर पूरी मजबूती के साथ तैयार है। हमारे पूरे राज्य के अंदर हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जनता से मिल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल ज़्यादा हो चुका है। 1 साल पहले चुनाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं कराया। इनको मालूम है कि ये चुनाव हार रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। अब चुनाव को टाले जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हम चुनाव दिसंबर तक कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में भी चुनाव कराएंगे। ये 3 बार कोर्ट को गुमराह कर चुके हैं। अब सियासी दल छोटी सरकार यानी शहर की सरकार पर फोकस कर रहे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन किसकी तैयारी रंग लाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केदारनाथ उपचुनाव में मतदान के बाद कांग्रेस की जीत का दावा किया है। हरदा ने कहा कि केदारनाथ में कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहा और बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ सीट पर कांग्रेस ही जीतने जा रही है। हरीश रावत ने कहा कि सत्ताधारी दल ने शराब जिहाद और पैसा जिहाद के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया है। सरकार के प्रति नाराजगी है और ये नाराजगी उसी लाइन पर है जिस लाइन पर श्री बद्रीनाथ जी में थी, और कांग्रेस ने इस नाराजगी को कितना गांव-गांव तक पहुंचाया है, विशेष तौर पर महिला वोटर्स पर पहुंचाया है, उस पर हमारी जीत और जीत का मार्जिन निर्भर करता है। सामान्य वातावरण जो है हमारी जीत का है, सामान्य वातावरण जीत का है। वहीं लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिलीप रावत ने कहा कि अगर बीजेपी हरक सिंह रावत के लिए द्वार खोलती है तो हरक बीजेपी में शामिल होने के लिए कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि हरक कांग्रेस में खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। देखिए, हरक सिंह रावत जी को अगर भाजपा बुलाती है और वो दरवाजे खोलती है तो मैं समझता हूँ कि वो कचहरी बनियान में जो है शामिल होने के लिए ऐसी दौड़ पड़ेगी कि आज वो अपराध शिक्षित हो गए हैं और कोई लोग उनको पूछ नहीं रहे हैं, इसलिए ज़बरदस्ती अपने को जीवन बनाने के लिए वो कोई ना कोई विवाद उसका बयान देते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भाजपा उनके लिए अगर दरवाजे खोलती है तो निश्चित रूप से वे कचहरी बनियान में वो शामिल होने के दौड़ पड़ेंगे। देहरादून स्थित डोईवाला शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि किसानों के गन्ने का समर्थन मूल्य जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा और किसानों की जो भी मांगे हैं उसका भी समाधान जल्द किया जाएगा। साथ मिलकर हमने इसका पेराई सत्र का उद्घाटन हमारे द्वारा किया गया। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के किसान हैं, मुख्य रूप से यहाँ गन्ने की ही फसल होती है और गन्ना किसान के चेहरे पे खुशी तब आती है जब उसको पूरा उसका दाम मिलता है या उसका मूल्य उसको प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी सरकार का, जिन्होंने पिछले वर्ष का जो गन्ना मूल्य था उसका पूरा भुगतान किया है। और निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार, किसानों के प्रति हमेशा एक गंभीरता उसने दिखाई है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्माती दिख रही है। वजह है सीएम धामी का गैरसैंण में एक्टिव होना। अब कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी के विधायकों पर भी गैरसैंण के साथ धोखा करने का बड़ा आरोप लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। गैरसैंण पर फिर गरमाई सियासत, हरक सिंह रावत का अपनों पर निशाना। सत्ता पक्ष के साथ साथ अपने विधायकों पर भी उठाए सवाल। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। दरअसल प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी बीते 8 दिनों में 2 बार गैरसैंण जा चुके हैं। एक बार मुख्यमंत्री केदारनाथ चुनाव प्रचार के बीच गैरसैंण पहुंचे और भू कानून और पलायन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की, तो दूसरी बार मुख्यमंत्री प्रचार खत्म होते ही फिर गैरसैंण पहुंचे और वहां जनता की समस्याएं सुनी, साथ ही रात्रि प्रवास भी किया और बिना सत्र के ऐसा करने वाले वो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बन गए।
लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे उनका राजनीतिक स्टंट बता रही है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के, सब गैरसैंण के साथ धोखा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार गैरसैंण वासियों के साथ धोखा कर रही है। 3-4 दिन से ज्यादा सत्र आयोजित नहीं किया जाता। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गैरसैंण में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। एक चीज मैं विधायक रहा हूँ, विजय भवन चीफ मिनिस्टर थे, मैंने वही कहा धोखा कर रहे हैं गैरसैंण के साथ। कोई बात कहे कि साहब नहीं गैरसैंण राज देने वाले जब धोखा कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैं खुद मंत्री था, विधायक था। वहां क्या होता था कि जैसे 3 दिन के लिए सत्र बुलाया जाता है, आनंद फानन में दोनों दल, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, क्या करता है आनंद फानन में विधायक लोग आपस में जो है सलाह मशवरा करते हैं, शोर शराबा करते हैं। और 3 दिन के अंदर आज मुझे बता दो, जब से वहां विधानसभा शुरू हुई है गैरसैंण में, 3 या 4 दिन से ज्यादा वहां सत्र चलता ही नहीं है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई, ये सारे उत्तराखंड को बेवकूफ बना रहे हो कि गैरसैंण राजधानी बनेगी। हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। हरक सिंह रावत को जनता को बताना चाहिए कि गैरसैंण को लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाली सरकार बीजेपी की थी। गैरसैंण को विकसित करने के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है। हरक सिंह जी को इस बात को जनता को बताना चाहिए कि भाई गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। गैरसैंण के अंदर किस प्रकार से बेहतर विकास हो, किस प्रकार से हम उसको राजधानी के रूप में विकसित कर सके, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जा कर के समीक्षाएँ करते हैं, समीक्षा बैठकें लेते हैं, देखते हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास जो है वहाँ पर निमित्त भी था और वहाँ पर कार्यक्रम भी थे। लोगों ने कार्यक्रम में बुलाया था, तो वहाँ पर वो कार्यक्रम में भी गए थे। गैरसैंण में जब भी राजनीतिक हलचल होती है तब सियासत एक नया रंग दिखाती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल भले ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हों, लेकिन एक बात तो साफ है कि गैरसैंण पर सियासत दोनों ही दलों ने किया है। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य का राजधानी देहरादून के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस वजह से उनके शिष्य और उन्हें चाहने वाले मायूस हैं। उधर डॉक्टरों की माने तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को चेस्ट में संक्रमण के चलते सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस वजह से उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पूज्य गुरुदेव को कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है। उनको छाती में थोड़ा सा संक्रमण है और जो नियमित जांच के लिए, क्योंकि हृदय रोग के, मधुमेह के मरीज हैं, तो रेगुलर चेकअप के लिए भी वो बेसिकली आए हैं और थोड़ा सा छाती में संक्रमण पाया गया, जिसका उपचार चल रहा है और स्वस्थ है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं उन लोगों से सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि कोई भी चिंता का विषय नहीं है और गुरुदेव का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। नियमित चेकअप के लिए आए हैं, हल्का सा छाती में संक्रमण है जो उपचार से ठीक हो जाएगा। कोई भी समस्या या चिंता घबराने वाली बात नहीं है। जो वहीं पाखरो रेंज घोटाले में चल रही सीबीआई और ईडी जांच को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने जांच एजेंसियों पर निशाना साधा है। हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से सीबीआई और ईडी को चैलेंज देते हुए उन पर लगे आरोपों को साबित करने की बात कही है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव हो रहा था, तुमने ईडी भेज दी, सीबीआई भेज दी। और मैं तो कह रहा हूं, मैंने ईडी वालों से भी कहा 1 रुपये का, 1 करोड़ तो छोड़ दो, 1 लाख तो छोड़ दो, अगर 1 रुपये का घोटाला निकल जाए, एक पाखरो टाइगर सफारी में गढ़वाल के भले के लिए बना रहा था, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, दिल्ली से लेकर कोटद्वार तक, जौलीग्रांट से लेकर कोटद्वार तक इतने होटल बनते थे, रिसोर्ट बनते। पूरी दुनिया के लोग जो टाइगर देखने के लिए आते, वो पाखरो टाइगर सफारी देखने के लिए आते। उधर किच्छा में आनंदपुर की दुर्दशा पर भड़के विधायक तिलक राज बेहड़ ने धरना दिया है। बता दें कि विधायक ने सड़क की बदहाली का जिम्मेदार स्टोन क्रशर को ठहराया। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखते हुए रोड पर स्टोन क्रशर लगाए गए हैं, जिसका हर्जाना ग्रामीण भुगत रहे हैं। देखिए, गांव वाले लगातार परेशान हैं। एक बार पहले भी धरने पे बैठे थे, तब ये तय हुआ था कि जब तक ये सड़क मंजूर नहीं होती, क्योंकि इस पर लागत बहुत बड़ी है, 1 किलोमीटर सड़क कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए। तो मैं इसके लिए पीडब्ल्यू सचिव से भी मिल के आया 13 तारीख को, बहुत देर उनके पास बैठ के आया और इसकी फाइल हमने आगे बढ़वाई है। मैं खुद इसकी परसू कर रहा हूँ इस सड़क को। मेरा कहना है क्योंकि 2 करोड़ रुपए इसका सैंक्शन होना है, अभी इसकी TSC हो रही है इसकी,
तो उसके बाद इसके फिर टेक्निकल इसका होने के बाद फिर ये आगे बढ़ेगी फाइल। कोई विकल्प नहीं बचा है। ये 15-20 गांव जो है ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराधिकारी, पूर्व सैनिक और कृषक का बुनियादी तौर से गांव है। और यहाँ पर पिछले 1 साल से 2 साल से ये सड़क की स्थिति इतनी खराब है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। वहीं दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में निगम ने शासन को 100 नई BS6 बसें खरीदने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे जल्द मंजूरी मिल सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि अभी दिल्ली रूट पर 300 BS6 बसें चल रही हैं। वहीं यूपी सरकार से मोहन नगर और कौशाम्बी तक बसों के संचालन पर विचार किया जा रहा है। कैब की गाइडलाइंस थी, उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 CNG बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की, और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं। जहां पर आवश्यकता पड़ रही है, जैसे वोल्वो बसेस में हम उनके फेरे भी बढ़ा दे रहे हैं, और पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना होने पाए। डिपोज़ को सबको हमने अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा जैसे जो बसें दिल्ली तक नहीं टच कर पा रही हैं, तो उसमें हम ये भी बात कर रहे हैं यूपी से कि मोहन नगर और कौशाम्बी तक हम कुछ बसें उसमें से चला दें, तो उससे भी हमारी काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। लक्सर में CDO कांशा कांडे ने समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर अपडेट लिया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक को लेकर CDO ने बताया कि कार्यों में सुधार को लेकर विभागों की वर्क रिपोर्ट जांची गई है। सभी योजनाओं के ऊपर बहुत कड़ी समीक्षा की गई है और सभी चीज़ें मानक हैं। हमारे जितने की पॉइंट इंडिकेटर्स होते हैं उन सभी पे समीक्षा की गई है, चाहे नरेगा हो, चाहे आवास है, चाहे अनालम है, योजनाएं हैं, 15 फाइनेंस कमीशन है, सभी की समीक्षा की गई है। इसमें कुछ मानकों में जो लक्सर है, कुछ मानकों में पीछे है, उस पर कड़े निर्देश दिए गए हैं और उसमें बताया गया किसी भी तरह की लापरवाही जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंगलौर से रुड़की तक बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने आग्रह पर या NHI और ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर निरीक्षण किया। मंगलौर CO विवेक कुमार ने बताया कि जल्द ही हाईवे पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नया प्लान बनाकर हाईवे में सुधार किया जाएगा। ये जो हमारे हाईवे बने हुए, इन हाईवे पर तेज रफ्तार से वाहन जाए और कहीं भी सर्विस रोड या लाइट कंप्लीट नहीं है, जैसे उत्तम सुगर मिल होगा, अब्दुल कलाम चौक होगा, यहाँ तक पूरी सर्विस रोड होनी चाहिए। हमारे बहुत क्षेत्र के जवान बालक गुजर गए, बहुत बड़े बड़े हादसे हो लिए। तो आज पूरे NH के अधिकारी हैं, यातायात पुलिस है, सिविल पुलिस है और NH के बड़े अधिकारी हैं और भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल है, पूरा अब्दुल कलाम चौक से नारसन बॉर्डर तक विजिट करी जाएगी और जहाँ जहाँ लाइट की जरूरत है या ब्रेकर की जरूरत है और सर्विस रोड की आवश्यकता है, वहाँ NH के द्वारा उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारी ट्रैफिक पुलिस, जो सिविल पुलिस और हमारे क्षेत्र के कुछ लोग भी हैं, इसको लेकर जैसे आजकल एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं, कोहरे की जो कोहरा भी बढ़ रहा है, सर्दी बढ़ रही है, तो उसको लेकर जहां जहां पे रंबल स्ट्रिप की जरूरत है, जहां पे ट्रैफिक के ऐसे कट्स हैं जो अवैध कट हैं, जहां पे एक्सीडेंट की संभावना, उनको बंद करने को लेकर, स्ट्रीट लाइटिंग को लेकर और जो विभिन्न जो रोड सेफ्टी से संबंधित जो मुद्दे हैं उसके संबंध में एक जॉइंट टीम जो है निरीक्षण हम अभी करेंगे और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी उसको लेकर संबंधित लोगों से जो है वार्ता भी करके और रिपोर्ट के माध्यम से उन चीज़ों को सही करा जाएगा। श्रीनगर के थैलीसैंड ब्लॉक के कई ग्रामीण इलाकों में अचानक पशुओं में एक गंभीर बीमारी ने जन्म ले लिया है, जिसकी वजह से पशुओं की मौत हो रही है। पशु चिकित्सकों की माने तो पशुओं के नाक से खून और पेट फूलकर उसकी मौत हो रही है और पशुपालन विभाग को अभी तक बीमारी की वजह का पता नहीं चल पाया है। कुछ इस प्रकार के बीमारी देखी गई है जिसमें कि बताया जा रहा है कि पशुओं के नाक से खून और गले में सूजन के साथ पेट में अफारा की स्थिति हो रही है, जिससे कि 8 से 10 पशुओं की मौत की सूचना जैसे ही मुझे प्राप्त हुई, तत्काल मैंने अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क किया और तत्काल ही मुझे अवगत कराया गया कि हमारी विभागीय टीम द्वारा वहां पर पहुंच के इलाज की भी कोशिशें की जा रही हैं और यथासंभव उन्होंने वहां पे मृत पशुओं के सैंपल भी लेकर
और रोग निदान प्रयोगशाला श्रीनगर के लिए भेज दिए हैं। हमारी ग्राम सभा गंगाओं में पशुओं की बहुत भयंकर बीमारी आ रखी है, जिसमें पशुओं की नाक से खून आ रहा है और पेट फूल रहा है, जिससे कई पशुओं की मौत हो गई है, कई बछड़ों की मौत हो गई है और गांव में बड़ा आक्रोश है। विभाग को बार बार फोन करने के बाद भी विभाग निजी कारणों से हवाला देके लापरवाही में टाल मटोल कर रहे हैं। मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस बीमारी पर जल्द से जल्द रोकथाम किया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव पर फोकस। दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव, तैयारियों में जुटे सियासी दल। दावेदारों के चयन को लेकर बीजेपी कर रही मंथन। हरदा उपचुनाव मतदान के बाद कांग्रेस की जीत का किया दावा। कहा सत्ताधारी दल में शराब जिहाद के बल पर लोगों को लुभाया तो कांग्रेस ने दिया एकजुटता का संदेश। गैरसैंण पर फिर गरमाई सियासत। हरक सिंह रावत ने सीएम धामी के गैरसैंण दौरे को बताया राजनीतिक स्टंट, अपनों पर भी साधा निशाना। और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को लेकर बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत का बड़ा बयान। बीजेपी का दामन थामने के लिए हरक बेकरार, कांग्रेस में असहाय महसूस कर रहे हरक।